क्या हाल है बच्चों? कैसी चल रही है तैयारी? सब बढ़िया? बेटा आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है वर्क पावर एनर्जी। इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन, कभी कभी 3 क्वेश्चन डायरेक्टली नीट में चले आते हैं। तो अगर हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया ढंग से तो वो 2 क्वेश्चन हमारे अपने हो गए। लेकिन बेटा इस चैप्टर में एक टॉपिक है जिसका नाम है वर्क एनर्जी थ्योरम। उस वर्क एनर्जी थ्योरम को दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ कंबाइन करके कई बार कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं। उसमें फिर होता क्या है कि हम लोग या तो उस क्वेश्चन को समझ नहीं पाते, या अगर हम थोड़ा बहुत समझ भी पा रहे हैं तो उसको सॉल्व नहीं कर पाते। तो इस लेक्चर में हम इन दोनों बातों पे ध्यान रखेंगे और कैसे उस कॉम्प्लिकेट टाइप के क्वेश्चंस को टैकल किया जाए उसके लिए भी हम एक अप्रोच डेवलप करेंगे। दूसरी बात यह है कि इस लेक्चर में हम उतने तरह के क्वेश्चंस आपको करके दिखाएंगे और आपके उस तरह के कॉन्सेप्ट्स डेवलप करके दिखाएंगे जिसकी मदद से आप इस चैप्टर पर जो भी क्वेश्चन आपके नीट में आएगा वो सारे के सारे बड़ा आसानी से आप कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का पहला जो टॉपिक है वो है वर्क। पहले ये समझो कि वर्क क्या होता है। ये मान लो कि एक बॉडी है, पहले हम समझेंगे उसके बाद इसका डेफिनेशन लिखेंगे। ये मान लीजिए कोई बॉडी है, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ऐसे रखा हुआ है और हॉरिजॉन्टल सरफेस जो है वो स्मूथ सरफेस है। अगर सरफेस स्मूथ है इसका मतलब कि इस सरफेस और बॉडी के बीच में किसी तरह का कोई फ्रिक्शन नहीं है। ठीक। अब अगर मैंने क्या किया कि इस पर ऐसे एक फोर्स लगाया, ये फोर्स, और ये फोर्स कैसा है? कांस्टेंट फोर्स है। ये कांस्टेंट फोर्स है और फोर्स लगाने की वजह से मेरा ये ब्लॉक मूव करके यहाँ तक पहुँच गया। सपोज करो ये जो है डिस्टेंस है ना, d है। ये डिस्टेंस कितना है? d है। तब हम डिफाइन करेंगे वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द ब्लॉक इज W इक्वल्स टू F इंटू D। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ गया कि जब भी कोई कांस्टेंट फोर्स किसी बॉडी पे लगता है और बॉडी फोर्स के डायरेक्शन में d डिस्टेंस डिस्प्लेस्ड होता है तो वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द बॉडी इज W इक्वल्स टू FD। इसको मैं लिख देता हूँ, ठीक है? इसको मैं लिख देता हूँ। देखिए क्या था, व्हेन ए कांस्टेंट फोर्स F acts on a body, and the body moves distance d in direction of the force, then work done by the force on the body is W equals to FD। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हो गया। अब सवाल ये है, देखिए अब सवाल ये है कि मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। आप जब छोटे होंगे तो कई बार ये गेम खेले होंगे कि आपने, चलिए मान लीजिए किसी लकड़ी का एक बड़ा सा टुकड़ा ले लिया, मतलब एक ब्लॉक है, उसको आपने रस्सी से ऐसे बांध दिया, इसमें कुछ मिट्टी विट्टी ऐसे भर के रख दिया है आपने। छोटे हैं आप, मान लीजिए कि 5-6 साल का, तो आप वो गाड़ी खेलते हैं, हम लोग छोटे छोटे में, तो वो गाड़ी खेल रहे हैं। मान लीजिए आपने फोर्स लगा दिया ऐसे F। ऑब्वियस सी बात है कि जब आप फोर्स लगाएंगे तो ये आपका ब्लॉक आगे की तरफ जाएगा इसी सरफेस के अलोंग। तो चलो मान लो कि इस सरफेस के अलोंग यहाँ पर है ना, यहाँ तक हमारा बॉडी गया। अब सवाल ये है कि क्या इस फोर्स ने इस ब्लॉक पे वर्क किया? ऑब्वियस सी बात है। हमने तो पहले डिफिनेशन लिखा था
कि जब कोई फोर्स किसी बॉडी पे लगता है और बॉडी फोर्स के डायरेक्शन में मूव करता है तो फोर्स का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड वर्क डन बाय द फोर्स। ठीक, यहाँ पे तो ऐसी बात है नहीं। इस केस में देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, हमने इस फोर्स को थोड़ा ऐसे मिला दिया। ये कुछ एंगल बना होगा, जिस डायरेक्शन में हमारा ब्लॉक मूव किया उस डायरेक्शन के साथ मेरा फोर्स कुछ एंगल बनाया होगा। अगर मैं वेक्टर के फंडामेंटल को रिकॉल करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि इस फोर्स F का इफेक्टिव वैल्यू इस डायरेक्शन में हो जाएगा F cos थीटा। अच्छा, ये इफेक्टिव वैल्यू का क्या मतलब है? इफेक्टिव वैल्यू का ये मतलब है कि मैं ऐसे कह सकता हूं कि देखो भैया, ये फोर्स जो लगा है F, अगर मैं इसको न लगा करके इसी डायरेक्शन में है ना, इस डायरेक्शन में F cos थीटा इतना फोर्स लगाता तो वही काम करता जितना कि ये फोर्स काम कर रहा है। और ये F cos थीटा क्या होता था? ये F cos थीटा हमारे फोर्स का कंपोनेंट होता था अलोंग दिस डायरेक्शन। ये हम लोग वेक्टर में पढ़ चुके हैं। तो इस केस में बताइए फिर वर्क डन कितना हो जाएगा? इस केस में वर्क डन जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा F cos थीटा इंटू डी, है ना। जिस डायरेक्शन में बॉडी हमारी मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में अपने फोर्स का एक कंपोनेंट लेते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसा हमने पहले देखा यहाँ पे। अब जैसे ही हमने यहाँ पे लिखा इसको तो मेरे दिमाग में मैथमेटिक्स का जो कीड़ा है वो कुलबुलाना स्टार्ट कर दिया। उसने कहा कि देखो भाई साहब, इसको आप ऐसे लिख दो ना, इसको लिख दो एफ डी कॉस थीटा और ये हो जाएगा आपका एफ डॉट डी। आप कहेंगे ऐसा कैसे? क्योंकि हमने दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट पहले पढ़ रखा है, तो हम बिल्कुल उसी चीज़ को यहाँ पर टेप दिए, बस कुछ भी नहीं किए। तो मेरा क्या हो गया, वर्क डन का एक बेसिक सा फार्मूला बन गया, वर्क डन W इक्वल्स टू एफ डॉट डी। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। क्या इसको क्या हम कहेंगे? इसको हम ये कहेंगे कि जब भी किसी बॉडी पर F फोर्स एक्ट करता है और बॉडी फोर्स से थीटा एंगल बनाते हुए D, है ना, D डिस्टेंस तक डिस्प्लेस्ड होता है। अब देखो भाषा बदल गया, है ना, भाषा बदल गया यहाँ पे। तो उस केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द बॉडी के बराबर हो जाएगा। अब देखिए, अब हम इसके कुछ पॉइंट्स लिखने वाले हैं। आपने ये देखा है कि जब दो वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट कराते थे तो रिजल्ट हमारा कैसा आता था? स्केलर क्वांटिटी आता था। तो यहाँ पे देखो W क्या है? W तुम्हारे दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, तो W तो तुम्हारा स्केलर क्वांटिटी हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गया। अच्छा, स्केलर क्वांटिटी जब होता है तो कोई भी स्केलर क्वांटिटी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो देखिए किस किस केस में, है ना, हमारा W पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, कब जीरो होगा, वो सब हम देखने जा रहे हैं यहाँ पे। दूसरी बात देखिए, इसका जो यूनिट होता है SI यूनिट जूल होता है, ये भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं। उसके बाद जरा यहाँ पे देखिए, मैं इन तीनों केस को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। W जो है पॉजिटिव कब होगा, जरा नोट करो, W इक्वल्स टू एफ डी कॉस थीटा। इस फार्मूले में चले आओ, क्योंकि जो भी तुम इंटरप्रेट करोगे ये इसी के मदद से करोगे। इसमें F क्या है? F तो तुम्हारा मैग्नीट्यूड है फोर्स का, जो कि है ना हमेशा पॉजिटिव होता है। D क्या है? D तो डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी है, वो भी हमेशा पॉजिटिव होता है। अब रही बात सिर्फ कॉस थीटा की। कॉस थीटा की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो मेरा W पॉजिटिव होगा, कॉस थीटा की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो मेरा W नेगेटिव होगा। और अगर कॉस थीटा की वैल्यू जीरो है तो W हमारा जीरो होगा। अब आप खुद सोचिए कि W को पॉजिटिव होने के लिए कॉस थीटा पॉजिटिव होना चाहिए, और कॉस थीटा कब पॉजिटिव होगा? जब थीटा मेरा 0 से 90 डिग्री के बीच में हो। तो मैं यहाँ लिख दूंगा कि थीटा 0 से स्टार्ट करके लेकिन 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री को π/2 रेडियन ऐसे लिखते हैं, ये आप जानते हैं, इसी को हमने ऐसे लिख दिया।
अच्छा भाई साहब, फिर ये नेगेटिव कब होगा, डब्लू कब नेगेटिव होगा? नेगेटिव होने के लिए थीटा 90 से ज़्यादा और 180 तक। तो यहाँ मैं लिखूँगा थीटा जो है 90 से ज़्यादा है लेकिन 180 तक हो सकता है। 180 मतलब पाई रेडियन। जीरो कब होगा बेटा? जीरो होने के लिए कॉस थीटा जीरो होना चाहिए, और कॉस थीटा तभी जीरो होता है जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाता है। तो मेरा जो तीसरा केस है, तीसरा केस में थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, या इसको पाई/2 कहेंगे हम। तो मेरे लिए 3 कंडीशंस हो गए, जिसमें हमने ये देखा कि जब W को पॉजिटिव करना है तो एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड द फोर्स इज लेस देन 90 डिग्री। जीरो हो सकता है, जीरो से लेकर 90 के बीच में होगा, 90 नहीं हो सकता है। दूसरा, W नेगेटिव कब होगा? जब एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री अप टू द 180 डिग्री, अप टू द मतलब कि 180 तक हो सकता है। और वेक्टर जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने आपको बताया था कि दो वेक्टर के बीच का एंगल कभी भी 180 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। और हमने आपसे पूछा भी था कि भाई ऐसा क्यों कह दिया हमने, आज तक हमको किसी ने इसका जवाब नहीं दिया है ना। यही पढ़ाई चल रही है आप लोगों की। चलिए, यहाँ तक तो हम बेसिक समझ गए। अब हम थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई करने के लिए कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, ये सपोज कर लो एक स्मूथ सरफेस है, ये स्मूथ सरफेस है, यहाँ पर कोई ब्लॉक रखा हुआ है, यहाँ हमने इसको 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और मेरा ये जो ब्लॉक है ये मूव करते करते यहाँ तक पहुँच गया। इसके सेंटर से ले करके इसके सेंटर तक का डिस्टेंस ना, यहाँ से यहाँ तक का, ऐसे कह लीजिए ये डिस्टेंस मान लीजिए आपका 2 मीटर है, 2 मीटर है। तो वर्क डन बाय फोर्स ऑन द ब्लॉक कितना हो गया? पहले मैं निकालता हूँ। वर्क डन बाय फोर्स ऑन द ब्लॉक, बहुत सिंपल सा, हमने सबसे सिंपल सा अभी इलस्ट्रेशन लिया है, क्योंकि आपको बेसिकली इसको पहले समझना है ना। आपको हो सकता है ये सब आता होगा, लेकिन हमेशा जो है बहुत ही सिंपल से सिंपल, है ना, सिंपल से सिंपल चीज़ों से स्टार्ट करना चाहिए। बताइए क्या हुआ? अभी क्या बताया था हमने डेफिनेशन? वर्क डन बाय फोर्स इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो ये F इंटू डी हो जाएगा। F है हमारा 10 न्यूटन और ये है 2 मीटर, ये हो जाएगा 20 जूल। जूल को कैपिटल J से हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इतना हो गया क्लियर। दूसरा देखो, अब मैंने इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दिया है। देखिए, थोड़ा सा हमने इसी क्वेश्चन को ऐसे बदल दिया है। अब क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन ये है कि वही पहले की तरह ये हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस है, इस पर एक कोई ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है और इस ब्लॉक को, है ना, फिर से वही मैं 10 न्यूटन के फोर्स से खींच रहा हूँ, लेकिन हॉरिजॉन्टल से अब ये एंगल बना रहा है, सपोज करो 60 डिग्री। अगर इसका सेंटर टू सेंटर, मतलब यहाँ से ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, हमने कहा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है? ये पहले की तरह ही मान लो 2 मीटर है। तो यहाँ पे बेटा कितना होगा वर्क डन बाय फोर्स ऑन द बॉडी? वर्क डन बाय फोर्स ऑन द बॉडी के लिए अब मेरे लिए बहुत सिंपल सा है। देखिए, एफ डी कॉस थीटा होता है फार्मूला, W इक्वल्स टू, तो यहाँ जरा देखना F कितना है? F है आपका 10 न्यूटन, D कितना है 2, और ये है कॉस 60 डिग्री। अब आप लोगों में से कौन कौन ऐसा बच्चा है जिसको कॉस 60 डिग्री की वैल्यू नहीं पता है? अगर नहीं पता है कॉस 60 डिग्री की वैल्यू, तो घर जाना और जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के वैल्यूज़ हैं, मतलब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, है ना, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 120 डिग्री, ये सब के सब याद कर लेना। इसके बगैर तुम्हारा काम नहीं चलने वाला है। तो यहाँ हम भाई जानते हैं, थोड़ा बहुत हम पढ़े लिखे हैं, तो cos 60 की वैल्यू होता है 1/2। ये हमने कर दिया 10 × 2 × 1/2, ये क्वेश्चन कटा।
मतलब 2 कटा और ये आ गया 10 जूल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो मैं इस एंगल को बढ़ा रहा हूँ। अभी मैंने शुरू में कितना लिया था एंगल? शुरू में देखा जाए तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल आपका आया था 0 डिग्री ना, ये डिस्प्लेसमेंट है आपका, ये था थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो मैं इस फार्मूले को भी यहाँ पे यूज करता तो भी मेरा आंसर आ जाता, क्योंकि वहाँ पे मैं लिखता फिर एफ डी कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितना होता है? कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होता है, तो मेरा निकल जाता, कोई खास बात नहीं थी यहाँ पे। अब देखिए, अब जो हम अगला जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं, अभी देखिए हमने जो दोनों क्वेश्चन किया ना, इन दोनों क्वेश्चन में देखा कि वर्क डन कैसा है? पॉजिटिव है। पहले केस में भी पॉजिटिव था, दूसरे केस में भी पॉजिटिव था। अब मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि देखो भाई, तुम सपोज करो कि एक छोटे बच्चे के साथ खेल रहे हो, अचानक से तुमको याद आया कि यार हमने तो मैथ का, फिजिक्स का असाइनमेंट किया ही नहीं है ना। तुम अपनी गाड़ी उठाए और चलना स्टार्ट कर दिए। ये तुम्हारी कार है, तुम इधर ड्राइव करने की कोशिश कर रहे हो। एक छोटा सा बच्चा, बेचारा इनोसेंट सा, वो क्या कर रहा है कि इसको यहाँ रस्सी बांध के इधर की तरफ खींच रहा है कि नहीं भैया, हम तुमको नहीं जाने देंगे, नहीं दीदी हम तुमको नहीं जाने देंगे, अभी तुम्हारा मेरे साथ खेलने का टाइम है, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो ना, हमारी तरह एंजॉय करो। होगा क्या? हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, बट फिर भी अगर आपकी गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, देखिए ऐसे आगे बढ़ रही है, क्योंकि इस बच्चे में इतना तो ताकत नहीं होगा कि ये वापस इसको खींच ले। तो सपोज करो कि तुम्हारी गाड़ी यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2 मीटर चली। ये जो बच्चा है ज़्यादा पावरफुल तो होगा नहीं, तो सपोज करो कि ये जो है 20 न्यूटन का फोर्स ऐसे लगा रहा है। अब बता सकते हो कि इस बच्चे ने तुम्हारे गाड़ी पर कितना वर्क किया, है ना? बच्चे ने तुम्हारी गाड़ी पे कितना वर्क किया। पहले तो फार्मूला लिखो, ये W इक्वल्स टू एफ डी कॉस थीटा। हमको 3 चीज़ें चाहिए, एक चाहिए F, एक चाहिए D, एक चाहिए थीटा, है ना। तो देखो बहुत मज़ेदार सी बात है, F तो हमको दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, D भी हमको यहाँ मिला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। थीटा समझो, देखो तुम्हारा बॉडी जो है इधर डिस्प्लेस्ड हो रहा है और बच्चा जो है इधर फोर्स लगा रहा है ना, इधर फोर्स लगा रहा है, तो इन दोनों के बीच का एंगल हो गया ऐसे 180 डिग्री। तो ये समझो बेटा, यहाँ हो गया 20, यहाँ हो गया 2, ये हो गया कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, तो ये हो गया 40, यहाँ -1 तो माइनस आगे निकल गया और ये बन गया -40 जूल। क्या देखा हमने यहाँ पे? हमने देखा कि वर्क डन नेगेटिव हो गया। इट मीन्स, इसको एनालाइज करते हैं, इट मीन्स कि अगर मेरे फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है, कंपोनेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वर्क डन बाय द फोर्स ऐसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसको हम थोड़ा ऐसे भी देख सकते हैं। देखिए हमने थोड़ा सा ऐसे भी समझना है, जैसे मान लीजिए कि ये बॉडी था आपका, ये बॉडी इस डायरेक्शन में जा रहा था, ऐसे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है मतलब, और आपने ऐसे फोर्स लगाया, देखिए ऐसे फोर्स लगाया है। अगर आप इस फोर्स का कंपोनेंट निकालेंगे तो एक कंपोनेंट इधर निकल जाएगा आपका, F, ऐसे कह दीजिए F पैरेलल। ये कंपोनेंट कैसा है? ये कंपोनेंट आपके डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम एक और क्वेश्चन करेंगे जिससे ये समझेंगे कि वर्क डन 0 कब होगा। तो देखिए वर्क डन 0 होने के लिए बहुत ही सिंपल सा हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि पहले की तरह एक ऐसे स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये कोई ब्लॉक है m मास का, इसको हमने ऐसे एक जर्क दे दिया। जर्क देने का मतलब फिजिक्स में क्या बोलते हैं, उसको हमने हैवी फोर्स बहुत कम समय के लिए लगा दिया, है ना, ऐसे फोर्स ठोकर मार दिया, मतलब ऐसे ठोकर मार दिया हमने इसको।
और आप जानते हैं कि अगर हैवी फोर्स बहुत कम समय तक के लिए किसी बॉडी पे लगे तो उस फोर्स को हम इम्पल्सिव फोर्स बोलते हैं, और वो फोर्स इस बॉडी के मोमेंटम को चेंज कर देता है। पहले बॉडी कैसी थी, रुकी हुई थी, अब मोमेंटम कुछ न कुछ आ जाएगा, तो ये बॉडी भाई साहब जो है v के वेलोसिटी से ऐसे चलना स्टार्ट कर जाएंगे। ठीक, चलेंगे तो कुछ समय तक अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो कुछ ना कुछ ये डिस्टेंस चला होगा, ऐसे डिस्टेंस चला होगा ऐसे। अब आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज वर्क डन बाय नॉर्मल एक्टिंग ऑन द बॉडी। नॉर्मल कौन लगाएगा, ये भी हम लोग जानते हैं कि जब हम दो सरफेसेस को ऐसे कांटेक्ट में रखते हैं तो दोनों के कॉमन परपेंडिकुलर डायरेक्शन की तरफ, ए इधर की तरफ, ए इधर की तरफ, ये सरफेस इस पे फोर्स लगाता है जिसको नॉर्मल कहते हैं, और ये ब्लॉक भी न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंगली नीचे की तरफ इतने ही मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाएगा, है ना, वो भी नॉर्मल ही होगा। अब बताइए वर्क डन बाई नॉर्मल निकल रहा है ना, वर्क डन बाई नॉर्मल, बताइए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा W इक्वल्स टू नॉर्मल का मैग्नीट्यूड इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड डिस्प्लेसमेंट। कोई अंधा भी होगा वो भी कहेगा कि बस 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 यही तो है एंगल ना 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू जो है 0 होता है, चाहे n हमको पता हो या ना पता हो, d हमको पता हो या ना पता हो, हर केस में ये 0 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिल जाएगा लट्टू। तो क्या देखा हमने कि वर्क डन बाय ए फोर्स, जब हमारा बॉडी फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्प्लेस्ड होता है तो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। यहाँ पे एक और चीज़ देखो, अगर हमसे इसी में पूछता कि वर्क डन बाय ग्रेविटी बताइए, वर्क डन बाय ग्रेविटी बताइए, तो सीधी सी बात है हम कहते हैं देखो भाई तुम तो मजाक कर दिए, ग्रेविटी देखो इधर लगेगा mg, और बॉडी मेरा इधर डिस्प्लेस्ड हो रहा है, यहाँ भी देखो 90 डिग्री का एंगल है, तो हमको m पता हो या ना पता हो, हर केस में वर्क डन बाय ग्रेविटी यहाँ पर 0 हो जाएगा। और नोट करो कि इस पूरे डिस्कशन में हमने सरफेस को स्मूथ लिया है ताकि फ्रिक्शन से हम बच सके, ठीक है। तो हमको लगता है कि जो बेसिक आइडिया है आपको वर्क को समझने के लिए, उस सारे बेसिक आइडिया को इन 3 सिंपल से इलस्ट्रेशन के थ्रू हम लोग समझ गए हैं। अब हम चले आते हैं ऐसे क्वेश्चन में जहाँ थोड़ा करने में मज़ा आए, है ना। मज़ा आए का मतलब समझते हो ना, मज़ा आए का मतलब थोड़ा दिमाग लगे, लेकिन जहाँ दिमाग नहीं लगता वहाँ कभी कुछ मज़ा नहीं आ सकता, है ना। चलिए एक क्वेश्चन है मेरे पास, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, वो आप किए भी होंगे। एक हॉरिजॉन्टल सर्कल है, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल सर्कल, हॉरिजॉन्टल सर्कल, ठीक है, जिसका सेंटर है O, इसका रेडियस है मान लीजिए R, और इस सर्कल के सरकमफ्रेंस पर यहाँ पे एक पॉइंट है P, ये बेचारा कांस्टेंट स्पीड से इस सर्कल के अलोंग ऐसे मूव करता जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड से। आपने क्या पढ़ा था कि इस तरह के मोशन को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में देखिए वेलोसिटी हर वक्त बदलता जा रहा है। अब आप कहोगे कि सर क्या मजाक कर रहे हैं, अभी आपने कहा कि स्पीड कांस्टेंट है, तो बेटा वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो होता है वो उसका स्पीड कहलाता है उस पर्टिकुलर मोमेंट पर, है ना। तो अभी देखिए कभी ध्यान दिया आपने कि ये जो लेंथ हमने बनाया है, ये लेंथ लगभग सेम बनाया है, वो क्या इंडिकेट करता है, ये वेक्टर v का मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड इंडिकेट करता है। तो स्पीड तो सेम है, तो सबका लेंथ हमने यहाँ पर सेम रखा है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे देखिए क्या है, आगे क्या है यहाँ पर कि भाई ये तो वेक्टर है, वेक्टर का यहाँ पर डायरेक्शन इधर की तरफ, यहाँ पहुँचा दो डायरेक्शन इधर की तरफ, यहाँ पहुँचा दो डायरेक्शन इधर की तरफ, मतलब हमारे वेलोसिटी का डायरेक्शन कंटिन्यूसली बदलता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। तो वेलोसिटी हमारी चेंज होती जा रही है, क्योंकि जब भी किसी वेक्टर में अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या फिर उसका डायरेक्शन चेंज हो,
या फिर दोनों ही चेंज हो तो हम कहेंगे कि वो वेक्टर चेंज हो रहा है ना। तो यहाँ पे हमारा वेलोसिटी चेंज हो रहा है। जब वेलोसिटी चेंज होता है तो क्या होता है, बॉडी में एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। यहाँ पर एक्सेलरेशन हमने पढ़ रखा है पहले से ही कि ये एक्सेलरेशन हमेशा सर्कल के सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होता है, जिसको कि हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। अब आपसे कहेगा कि सपोज करो कि मेरा पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट करता है और किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर ये क्यू तक पहुँच गया, मान लो टी पे टाइम टी है। अच्छा, अब कहता है कि बताइए वर्क डन कितना हुआ, ये एंगल थीटा है सपोज कीजिए। वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हो गया, तो मैं ऐसे लिखता हूँ वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हो गया। आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे F, है ना। देखिए मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको बहुत ही छोटे समय डेल्टा टी समय तक के लिए यहाँ से यहाँ तक एक ऑब्जर्वेशन में रखता हूँ। क्या पाएंगे आप पाएंगे, इसको आप क्यू डैश कह दीजिए, तो पी क्यू डैश अप्रॉक्सीमेटली डी एल कहेंगे आप। डी एल मतलब डी एल क्या हो गया, वेरी स्मॉल, मतलब इनफाइनाइटिसमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल वाइल गोइंग फ्रॉम पी टू क्यू डैश। अब भैया ये इनफाइनाइटिसमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कौन सी चिड़िया का नाम है, या इनफाइनाइटिसमली स्मॉल वर्ड का ही क्या मतलब हो गया। तो देखो बेटा मतलब ये हो गया कि जैसे मैं ये कहूँ कि ये कोई लेंथ है, सपोज करो ना ये लेंथ है, इसको हमने डेल्टा एक्स कह दिया, यहाँ से यहाँ तक लेंथ। अब ये लेंथ बहुत बदमाश है, कांस्टेंट नहीं है, ये सिकुड़ना स्टार्ट कर रहा है ना, हर वक्त सिकुड़ता जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये धीरे धीरे जीरो की तरफ बढ़ने लगेगा। इसको मैथ में कहते हैं कि डेल्टा एक्स इज टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो, और उसको लिखते हैं डेल्टा एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो। कभी भी डेल्टा एक्स एग्जैक्टली जीरो नहीं होगा, ये नोट करो, बड़ा जादू वाली बात है। डेल्टा एक्स क्या है, घटते 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 जीरो की तरफ जा तो रहा है, लेकिन कभी भी ये जीरो के बराबर नहीं होगा। तो इस चीज़ को हम तब लिखते हैं ऐसे, इसको लिखते हैं, इस वाली चीज़ को लिखते हैं डी एक्स ऐसे। तो यहाँ पे यही हाल है। अच्छा ये बताओ, यहाँ अगर वेलोसिटी v है तो तुम तो पढ़े हो v इक्वल्स टू डी एल अपॉन डी टी। तो यहाँ से तुम डी एल लिखोगे, v डी टी ये लिख दोगे तुम ना, ये बन गया तुम्हारा। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, जब हमारा पार्टिकल p से q डैश तक जाता है तो इसको हम लिखते हैं इनफाइनाइटिसमली स्मॉल वर्क डन। ये हो जाएगा जो भी फोर्स है एफ सी मल्टीप्लाइड बाई ये डी एल इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन डी एल एंड एफ सी। अरे भैया एफ सी इधर की तरफ है, डी एल टेंजेंट की तरफ है। हम लोग 10th में पढ़े थे कि इनके बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। तो हम आगे कुछ सोचने का है ना, अब हमारे पास बचा ही नहीं, ये जीरो हो गया, ये पूरा का पूरा जीरो हो गया। अगर पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक आने में वर्क डन जीरो है, ऑब्वियस सी बात है यहाँ से यहाँ तक जाने में भी वर्क डन जीरो होगा, यहाँ से यहाँ तक आने में भी और यहाँ से यहाँ तक आने में भी। मतलब हमने P से लेके Q तक के जो ये पूरा पाथ था उसके छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट में मूव करने में वर्क डन जीरो हुआ, दूसरे पार्ट में मूव करने में वर्क डन जीरो हो गया, और इस तरीके से सारे वर्क डन को हमने ऐड किया तो टोटल वर्क डन जीरो हो गया। क्या सीखा हमने यहाँ पर, हमने ये सीखा कि जब भी कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है तो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन द पार्टिकल इज जीरो। क्यों? क्योंकि उसके डिस्प्लेसमेंट या कहिए वेलोसिटी वेक्टर और फोर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो जब भी कोई पार्टिकल मूव कर रहा है उसका वेलोसिटी वेक्टर और उस पर लगने वाले फोर्स के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है तो वर्क डन बाय फोर्स ऑन द पार्टिकल विल बी जीरो। तो ये कॉन्सेप्ट हमने निकाल लिया। मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, जब भी कोई पार्टिकल ऐसे मूव करे
कि उसके वेलोसिटी का डायरेक्शन और लगने वाले फोर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द पार्टिकल इज 0। एक लास्ट हम लोग करेंगे, ये हम लोग एक लास्ट करेंगे, इसमें फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, ये मान लीजिए कि एक सीलिंग है, ऐसे सीलिंग समझते हैं ना, ठीक। तो यहाँ पे सीलिंग से हमने क्या किया है कि एक स्ट्रिंग को ऐसे लटका दिया है। ये मान लीजिए ये बॉब है जिसका कुछ ना कुछ मास होगा, सपोज करो मास m है, इसका लेंथ मान लो l है। यहाँ तक तो बहुत आसान है। अब हमारे पास कुछ काम धंधा है नहीं, हमने इसको एक धक्का मार दिया, ऐसे धक्का मार दिया, कुछ वेलोसिटी दे दिया, चलिए, और इतना वेलोसिटी दिया कि ऐसे ऐसे ना ऑसिलेट कर रहा है, ऐसे ऐसे, बस करेगा ऑसिलेट, हल्का सा ऐसे मार देंगे तो बिल्कुल, चलो, तो ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। मुझे कहा जा रहा है कि देखो भैया यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है, सपोज करो कि ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा है, तो मेरे इस बॉब को यहाँ से यहाँ तक आने में टेंशन कितना वर्क कर रहा है, क्या निकालना है, वर्क डन बाय टेंशन, है ना, इन मूविंग बॉब फ्रॉम बी टू ए। कितना हुआ? अरे भाई देखो, अगर मेरा बॉब यहाँ पर है तो टेंशन इधर की तरफ लगेगा, बॉब को मैंने छोड़ा तो वेलोसिटी इधर की तरफ आएगी। वेलोसिटी और टेंशन के बीच कितना एंगल हो गया? 90 डिग्री का। जैसे 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 बॉब इधर की तरफ आएगा, मान लो यहाँ भी पहुँचता है, तो भी टेंशन ये रहेगा और वेलोसिटी ऐसे कुछ रहेगा। इसको थोड़ा वी डैश कह दो, अलग अलग हो गया ना, टेंशन बदलता जाएगा, वेलोसिटी भी बदलता जाएगा। हर मोमेंट पर टेंशन और वेलोसिटी के बीच में एंगल 90 डिग्री का है। अभी हमने क्या कहा था कि जब कोई बॉडी ऐसे मूव करे कि उसके वेलोसिटी और उस पर लगने वाले फोर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो वर्क डन बाय दैट फोर्स ऑन द बॉडी विल बी 0। तो यहाँ पे वर्क डन कितना हो जाएगा? ये वर्क डन हो जाएगा 0।